प्यारे बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत पाठ क्रिया। क्रिया यानी करना। कर्ता जो भी कार्य करता है, हम जो भी कार्य करते हैं वह क्रिया के अंतर्गत है। क्रिया का अर्थ होता है करना। कार्य करना ही क्रिया है। क्रिया की परिभाषा क्या है? जिस शब्द के द्वारा किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के या किसी काम के करने या होने का बोध हो उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं। जैसे राम घर जा रहा है क्रिया है। मैं भोजन कर रहा हूं क्रिया है। वे खेल रहे हैं क्रिया है। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं क्रिया है। मैं बैठ गया क्रिया है। तो क्रिया क्या है? क्रिया वह शब्द है जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो। इसके बाद क्रिया में महत्वपूर्ण क्या है? धातु। धातु के विषय में समझेंगे। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे लिख, उठ, पढ़, बैठ, सो। क्रिया धातु से ही बनती है, तो धातु क्रिया का मूल रूप है। धातु से ही सारी क्रियाएं बन जाती हैं। जैसे उठ, पढ़, लिख, बैठ, यह धातु है। इसी से क्रिया ना प्रत्यय जोड़कर हम बनाते हैं। जैसे लिख से लिखना, पढ़ से पढ़ना, उठ से उठना, सो से सोना, यह क्रिया है। धातु में ना जोड़कर क्रियाएं बनी। उठ से उठना, पढ़ से पढ़ना, बैठ से बैठना, सो से सोना, लिख से लिखना, और इस लिखना से फिर अन्य क्रियाएं बनती चली जाती हैं। जैसे लिखना से लिखाई, लिखा, लिखे, उठना से उठाई, उठे, उठा, पढ़ना से पढ़ाई, पढ़ा, पढ़े। तो इस तरह से क्रियाएं बनती चली जाती हैं। तो धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप है और उसी से प्रत्यय जोड़कर अन्य क्रियाएं बनती चली जाती हैं। यानी धातु से जो क्रिया बनती है उससे अन्य क्रियाएं बनती हैं जिनका वाक्यों में हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके बाद अब हम समझेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के मूल रूप से दो भेद होते हैं। एक है कर्म के आधार पर और दूसरा है प्रयोग या संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। अब हम समझते हैं कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। नाम से ही आप समझ जाएंगे। सकर्मक और अकर्मक जो नाम है ना, उसी में परिभाषा है। नाम से आप समझ सकते हैं कि कौन सी क्रिया सकर्मक है और कौन सी क्रिया अकर्मक है। जिस क्रिया में कर्म हो यानी कर्म वाली क्रिया सकर्मक क्रिया है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, जैसे राम घर जा रहा है। राम घर जा रहा है। ये देखिए, यहां राम क्या है? कर्ता है। घर क्या है? कर्म है। जा रहा क्या है? एक क्रिया है। जिस क्रिया में कर्ता का कर्म हो या जिस क्रिया में कर्म अवश्य हो उसे कहते हैं सकर्मक। सकर्मक का अर्थ क्या होता है? सकर्मक यानी कर्म के साथ। जिस क्रिया में कर्म हो वह है सकर्मक यानी कर्म के साथ। तो यहाँ क्या है? देखिए, राम घर जा रहा है। राम क्या है? कर्ता है। घर क्या है? कर्म है। और जा रहा है क्रिया है। आप कर्म कैसे पहचानेंगे? आप कारक पढ़े होंगे। कारक में आपने कर्म पढ़ाई होगा। कर्ता ने कर्म को, तो क्या है? कर्म की विभक्ति या प्रसर्ग क्या है? को। तो जिस वाक्य में यदि कर्म के साथ को लग रहा हो, भले ही दिख न रहा हो लेकिन लग रहा हो, तो सोच लीजिए वो कर्म है। जैसे राम घर जा रहा है, यहाँ पे को नहीं है लेकिन हम को लगा के समझ सकते हैं। राम कहाँ जा रहा है? तो राम घर को जा रहा है। घर को, राम घर को जा रहा है। राम कहाँ जा रहा है? तो राम घर को जा रहा है। यहाँ को नहीं है। को क्या है? लुप्त है।
लेकिन यहाँ को हम लगा के वाक्य को समझ सकते हैं। तो जो कि घर के आगे को लगेगा, यदि हम समझना चाहें तो को लगा के समझ सकते हैं। राम घर को जा रहा है, तो घर क्या है? कर्म है, क्योंकि वहां को लग सकता है। से नहीं लगेगा, में नहीं लगेगा, पर नहीं लगेगा। राम घर पर जा रहा है, नहीं लग सकता। राम घर में जा रहा है, नहीं लग सकता। राम घर को जा रहा है, ये सही है, इसलिए यह कर्म है। घर कर्म है, इसलिए सकर्मक है। मोहिनी भोजन पका रही है, मोहिनी भोजन पका रही है। अब यहाँ क्या है? मोहिनी भोजन को पका रही है। यहाँ भोजन कर्म है, क्योंकि भोजन में पका रही है, भोजन से पका रही है, यह गलत है। भोजन को पका रही है, इसका मतलब है कि भोजन कर्म कारक है। और चूंकि भोजन कर्म है, इसलिए यह वाक्य सकर्मक है। तो इसमें क्रिया सकर्मक है, क्योंकि भोजन पका रही है सकर्मक क्रिया है, क्योंकि कर्म भोजन है। इसी तरह राम घर जा रहा है सकर्मक क्रिया है, क्योंकि राम करता है और घर कर्म है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। अब प्यारे बच्चों, आप यह जान जाइए कि कर्म के भी दो भेद होते हैं। एक है एक कर्मक और दूसरा है द्विकर्मक। द्वि मतलब दो। जिस वाक्य में एक कर्म हो उसे कहते हैं एक कर्मक क्रिया। जिस वाक्य में दो कर्म हो उसे कहते हैं द्विसकर्मक क्रिया। इसे हम समझेंगे, जैसे अभी हमने बताया आपको कि राम घर जा रहा है। घर एक कर्म है, राम घर जा रहा है, तो घर एक कर्म है, इसलिए वहां पे क्या हो गया? एक कर्मक हो गया। माली पौधों को सींचता है, माली पौधों को सींचता है। जैसे हम लिखेंगे माली पौधों को सींचता है। इसमें पौधों को, आपको पता है पौधों को, यह कर्म है। पौधा एक ही है, पौधों को यहाँ एक कर्म है, इसलिए ये हो जाएगा एक कर्म, एक सकर्मक। एक कर्म या एक सकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें एक ही कर्म है, तो एक सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ कर्म एक है। अब द्विकर्मक में क्या होता है? जिस क्रिया में दो कर्म हो उसे कहते हैं द्विकर्मक क्रिया या द्विसकर्मक क्रिया, यानी दो उसमें कर्म है, इसलिए द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, उदाहरण के लिए हम इसमें थोड़ा परिवर्तन करेंगे। माली पौधों को पानी देता है। माली पौधों को पानी देता है। ये देखिए, ये पौधों को पानी देता है, पानी, ये एक कर्म है और ये भी एक कर्म है। पहला कर्म और ये एक कर्म, यानी ये दूसरा कर्म। यहां दो कर्म है, देखिए एक कर्म पौधों को एक कर्म है, पानी ये दूसरा कर्म है, ये भी एक कर्म है। पौधा एक कर्म, पानी एक कर्म, पौधा एक कर्म, पानी एक दूसरा कर्म। इस तरह से यहाँ पे दो कर्मों का प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या है? द्विकर्मक है, क्योंकि दो कर्म है यहाँ पे। यहाँ पे आप सोचेंगे कि पानी कर्म कैसे हो सकता है? तो पानी को माली पौधों को पानी को देता है। यहाँ पानी को, पानी से देता नहीं है, पानी पर देता नहीं आएगा, तो क्या आएगा? पानी को, यहाँ को लग सकता है लेकिन को है नहीं, लेकिन को लग सकता है, इसलिए यह क्या है? कर्म है। क्योंकि यहाँ दो कर्म है, इसलिए यह द्विकर्मक हो गया। नर्स रोगी को दवा देती है, नर्स रोगी को दवा को देती है, तो यहाँ क्या है? नर्स रोगी को, रोगी एक कर्म है, दवा को, तो दवा दूसरा कर्म है, तो यहाँ भी नर्स रोगी को दवा देती है, तो यहाँ रोगी कर्ता है, रोगी एक कर्म हुआ, क्योंकि यहाँ नर्स है कर्ता कारक, रोगी है एक कर्म
और दवा ये है दूसरा कर्म, इसलिए ये द्विकर्मक हो गया। रोगी एक कर्म और दवा दूसरा कर्म। तो इस तरह से आपको समझना चाहिए। जहां पे आपको लगे कि दो कर्म है और दोनों कर्मों को आप को से समझ लीजिए, क्योंकि कर्म की विभक्ति होती है को। यदि दोनों कर्म में को लग रहा है, भले ही दिख न रहा हो, लेकिन यदि वहां लगाना चाहें तो लग जाए तो सोच लीजिए वो कर्म है। और यदि को नहीं लग रहा है तब वह कर्म कारक नहीं है, तब वो दूसरा कारक हो जाएगा। तब वहां क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि कर्म तो है नहीं। ठीक है, इसके बाद अब हम समझेंगे अकर्मक क्रिया। सकर्मक आप समझ लिए तो अकर्मक आप आराम से समझ जाएंगे, क्योंकि सकर्मक में क्या है? जिसमें कर्म हो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म न हो उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक कर्म के बिना, यानी जिस क्रिया में कर्म न हो उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। इसे समझना सबसे सरल है। राम गेंद खेल रहा है, सकर्मक है। राम खेल रहा है, क्या खेल रहा है पता नहीं, तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा अकर्मक क्रिया। राम खेल रहा है, राम खेल रहा है। इसमें क्या है? क्रिया है और कर्ता है। जिसमें केवल कर्ता हो और क्रिया हो, कर्म न हो, उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। राम खेल रहा है, क्या खेल रहा है पता नहीं। बच्चे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं पता नहीं। मोहिनी पका रही है, क्या पका रही है पता नहीं। दिनेश पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है पता नहीं। तो दिनेश पढ़ रहा है, अकर्मक क्रिया। मोहिनी पका रही है, अकर्मक क्रिया। बच्चे खेल रहे हैं, अकर्मक क्रिया। अगर इसे सकर्मक बदलेंगे, सकर्मक में यदि हम बदलेंगे तो क्या होगा? उसमें कर्म लगाना पड़ेगा। बच्चे खेल रहे हैं, अकर्मक क्रिया। बच्चे गेंद खेल रहे हैं, गेंद लग गया, सकर्मक क्रिया। मोहिनी पका रही है, अकर्मक क्रिया। मोहिनी भोजन पका रही है, भोजन कर्म लग गया, सकर्मक क्रिया। वे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं पता नहीं, तो अकर्मक क्रिया। वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तक कर्म है, इसलिए वो सकर्मक क्रिया। तो बच्चों, आप कर्म के आधार पर अकर्मक और सकर्मक क्रिया को भली भांति समझ गए होंगे। अब हम संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद को समझते हैं। तो प्रयोग तथा संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। एक है सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा है पूर्वकालिक क्रिया और 5वां है नाम धातु क्रिया। तो सबसे पहले हम समझते हैं सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया में क्या है? जिस क्रिया में क्रिया एक पद में हो उसे कहते हैं सामान्य क्रिया। राम घर गया, ये देखिए, राम घर गया, वह आया। तो राम घर गया, इसमें गया एक क्रिया है, आया एक क्रिया है। ये सामान्य क्रिया है, क्योंकि इसमें राम घर गया, गया एक ही क्रिया है जो एक ही पद में है। इसी तरह वह आया, आया भी एक ही क्रिया है, एक ही पद में है, इसलिए यह सामान्य क्रिया है। या यूं समझ जाएं कि जिस वाक्य में एक क्रिया हो उसे कहते हैं सामान्य क्रिया। यानी सामान्य रूप से एक पद में एक क्रिया का प्रयोग हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। राम आया, मैं गया, वह बैठा, दिनेश पढ़ा, दिनेश ने पुस्तक पढ़ी, दिनेश ने पुस्तक पढ़ी, यानी पढ़ी भी एक ही क्रिया है। वह खेल खेला, वह खेला, खेला भी एक ही क्रिया है। इस तरह से यह सामान्य क्रिया है। इसके बाद हम देखेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब ये आप समझ रहे हो, जहां पे दो या दो से अधिक क्रियाओं को जोड़ दिया गया। संयुक्त मतलब जोड़ना, जोड़कर एक जैसा बनाना। तो जिस क्रिया में दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक क्रियापद बनती हैं उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। यानी जिस क्रिया में दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक क्रियापद बने उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम घर जा रहा है, राम घर जा
रहा है। अब यहां देखिए, राम घर जा रहा है, ये जा रहा और है, ये तीन क्रिया है, इसमें तीन क्रिया है। जाना, जा से जाना, रहा से रहना और है से होना। यहां तीन क्रियाएं, राम घर जा रहा है, जा से जाना, रहा से रहना और है से होना। इस तरह से तीन क्रियाएं इसमें हैं। जा रहा है, इसमें तीन क्रिया है, इसलिए यह संयुक्त क्रिया है, क्योंकि संयुक्त क्रिया में दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक क्रियापद बनती है। तो यहाँ देखिए, ये पूरा एक क्रियापद है, ये पूरा एक क्रियापद बना हुआ है। जा रहा है एक क्रियापद है, लेकिन इसमें तीन क्रियाएं हैं, इसलिए यह संयुक्त क्रिया है। माँ भोजन पका रही है, माँ भोजन पका रही है, ये भी संयुक्त क्रिया है। माँ भोजन पका रही है, इसमें पका, रही और है, ये तीन क्रिया का इसमें प्रयोग किया गया है। पका से पकाना, पकाना से पका, रहना से रही और होना से है। इस तरह से इसमें तीन क्रिया है, तो तीन क्रिया होने से भी क्या है, संयुक्त क्रिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। जैसा कि नाम से लग रहा है, प्रेरणार्थक का क्या अर्थ होता है? प्रेरणार्थक का अर्थ होता है किसी को प्रेरित करना। जिस क्रिया के द्वारा कर्ता स्वयं काम नहीं करता, किसी और से काम करवाता है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरित करता है, खुद काम नहीं करता, दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है और दूसरे से काम करवाता है, उसे वहां होता है प्रेरणार्थक क्रिया। माँ माली से सिंचवाती है, माँ माली से बगीचे को सिंचवाती है, तो यहाँ माँ खुद काम नहीं करेगी, माँ बाग को नहीं सींच रही, माँ बाग को माली से सिंचवाती है, यानी माली से सिंचवाने का काम हो रहा है। शिक्षक बच्चों से पाठ पढ़वाते हैं, शिक्षक खुद नहीं पढ़ रहे, बल्कि शिक्षक क्या कर रहे हैं, बच्चों से, विद्यार्थियों से पाठ पढ़वाते हैं। यहाँ पढ़वाना, सिंचवाना क्या क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया में आ और वा लगा के बनाते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया जो मूल क्रिया है उसमें आ या वा लगाकर हम प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं। जैसे वा लगा के लिखना से लिखवाना, वा लगा दिया गया। आ से लिखना से लिखाया, लिखाया, आ लगाया गया है। लिखवाया, वा लगाया गया है। तो इस तरह से आ और वा लगाकर हम प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया भी दो प्रकार के हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। ये देखिए, एक मूल क्रिया है, इसके बाद प्रथम प्रेरणार्थक है और द्वितीय प्रेरणार्थक है। क्रिया है, मूल क्रिया है करना, करना से प्रथम प्रेरणार्थक है कराना और द्वितीय प्रेरणार्थक है करवाना। इसी तरह मूल क्रिया है सिलना, प्रथम प्रेरणार्थक है सिलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक है सिलवाना। मूल क्रिया है उड़ना, मूल क्रिया है उड़ना, इससे बना है उड़ाना, यह है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। मूल क्रिया है उड़ना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है उड़ाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है उड़वाना, उड़वाना। तो इस तरह से मूल क्रिया से प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। इसके बाद हम समझेंगे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया सबसे सरल है। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? मुख्य क्रिया से पूर्व, मुख्य क्रिया से पूर्व जो क्रिया आती है उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। नाम ही जान लीजिए, पूर्वकालिक यानी पहले का, यानी मूल क्रिया से पहले जो क्रिया आए उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे बच्चा रो कर, बच्चा रो कर सो गया। यहां बच्चा रो कर सो गया। ये देखिए, सो गया तो क्या है, ये जो सो गया है
यह मुख्य क्रिया है। बच्चा सो गया, बच्चा सो गया, सो गया मुख्य क्रिया है। अब सो गया के पहले जो क्रिया लगी है उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। यह रो रोकर, ये रो रोकर क्या है, यही है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या है, रो रोकर, ये रो रोकर पूर्वकालिक क्रिया है। उसी तरह दूसरा उदाहरण है रानी पढ़कर खेलने गई, रानी पढ़कर। दूसरा उदाहरण लेते हैं, रानी पढ़कर खेलने, यहां पढ़कर, रानी पढ़कर खेलने गई, ये जो पढ़कर है, रानी पढ़कर खेलने गई, यह पढ़कर, ये पढ़कर क्या है, यह पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि रानी खेलने गई, खेलने गई मुख्य क्रिया है। रानी खेलने गई, रानी खेलने गई मुख्य क्रिया, क्योंकि खेलने गई मुख्य क्रिया, उसके पहले क्या आ गया है, पढ़कर। ये जो पढ़कर है यह है पूर्वकालिक क्रिया। और आपको बता दूं पूर्वकालिक क्रिया में कर लगता है, ये जो कर है ना, कर लगता है। उठकर, सोकर, पढ़कर, खाकर, नहाकर, ये सब पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, तो पूर्वकालिक क्रिया में कर जोड़ा जाता है, कर जोड़ने से ही पूर्वकालिक क्रिया बनेगी। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया है क्या है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो क्रिया बनती है उसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। कि नाम, ये नाम धातु, नाम के द्वारा जो क्रिया बने, तो यहाँ नाम क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है और विशेषण है। उदाहरण के लिए संज्ञा, रंग संज्ञा शब्द है, इसे रंगाना, ये जो रंगाना है यह नाम धातु क्रिया है। इस तरह लज्जा, लज्जा क्या है, संज्ञा है, लज्जा से लजाना, लजाना नाम धातु क्रिया है। इसी तरह शर्म, शर्म से शर्माना, शर्म से शर्माना नाम धातु क्रिया है। इसी तरह सर्वनाम है, सर्वनाम है अपना, अपना सर्वनाम है, अपना से अपनाना, अपनाना, अपना से अपनाना, ये अपनाना क्या है, ये जो अपनाना यह नाम धातु क्रिया है। उसी तरह विशेषण है गरम, गरम विशेषण है, गरम से गरमाना। उसी तरह साठ से सखियाना और दोहरा से दोहराना, दोहरा विशेषण है, उससे दोहराना। साठ से सखियाना, सखियाना मतलब कोई अगर मूर्खतापूर्ण कार्य करे तो उसे कहते हैं सखियाना। जैसे ये तो सखिया गए, तो साठ से सखियाना, साठ क्या है, विशेषण। तो इस तरह से हमने समझा कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक में कर्म होता है, अकर्मक में कर्म नहीं होता। उसी तरह संरचना और प्रेरणा के आधार पर, संरचना और प्रयोग के आधार पर इसके 5 भेद होते हैं और इन 5 भेदों को हमने भली भांति समझ लिया। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसका उत्तर भली भांति दे सकते हैं। प्रश्न किस तरह के पूछे जा सकते हैं, सबसे पहले तो परिभाषा आ सकती है कि नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। कोई उदाहरण होगा और पूछा जाएगा प्रश्न देकर कि इसमें नाम धातु क्रिया कौन सी है और संयुक्त क्रिया कौन सी है। पिताजी नहाकर बाहर गए, पिताजी नहाकर बाहर गए, पिताजी नहाए, इनमें से कौन सी नाम धातु क्रिया है, तो इसमें नाम धातु क्रिया कोई नहीं है। पिताजी नहाकर बाहर गए क्या है, नाम धातु क्रिया नहीं है, यह है पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि इसमें नहाकर पूर्वकालिक है। नाम धातु क्या है, पिताजी बच्चे पर गरमाए, तो गरमाना, गरम से गरमाना, तो वहां पे नाम धातु क्रिया है। उन्होंने घर को रंगवाया, रंगवाया क्या है, तो रंगवाना नाम धातु क्रिया है। लेकिन रंगवाया खुद नहीं रंगा, रंगवाया तो क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है।
तो अब आपको समझना है कि कहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है, कहाँ नाम धातु क्रिया है, कहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है, कहाँ संयुक्त क्रिया है। मोहन घर गया सामान्य क्रिया है। मोहन घर जा रहा है, घर जा रहा है संयुक्त क्रिया है। मोहन गेंद खेल रहा है सकर्मक क्रिया है। मोहन खेल रहा है अकर्मक क्रिया है। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन आंसर भी है, आप इसे अपनी व्याकरण कॉपी में लिख सकते हैं। धन्यवाद।